नमस्कार। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जो हमारे चैनल पर आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। वैसे तो आपने पीछे कमल का फूल देख ही लिया होगा। भाजपा के नेता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अश्वनी शाही जी। और आप लोगों ने इनको बहुत सारे चैनल्स पर देखा होगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और उनको अपने चैनल पर बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि चूंकि आज उत्तर प्रदेश के बारे में और खासतौर से भाजपा को लेकर दो खास सीटों के बारे में चर्चा करने का मेरा काफी दिन से मन था। अभी हाल ही में जो नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, अजय राय साहब, उन्होंने जिम्मेदारी मिलते ही बड़ा बयान दे दिया। हालांकि उस बयान को बाद में उन्होंने थोड़ा सा वापस भी लिया है, शायद ऊपर से दबाया आया होगा। उन्होंने कह दिया कि साहब राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जो है इस बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मैं वाराणसी पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ें, अमेठी और रायबरेली, मेरे दो मुख्य बिंदु यही रहेंगे। अश्विनी जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी नमस्कार। अश्विनी जी, अमेठी के बारे में राहुल गांधी का जो एक तरह का क्या कहना चाहिए कि मैं तो अभी फिलहाल तो उसे प्रोपगेंडा ही कहूंगा, क्योंकि इस बार अभी संभावना है, अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रही कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वायनाड से उनकी जो सदस्यता चली गई थी वो फिर से बहाल भी हो गई है। वायनाड उनके लिए सेफ सीट भी है। अमेठी उतनी सेफ सीट पिछले दो चुनाव में नजर नहीं आई, 2014 में भी, 2019 में भी। तो अमेठी के बारे में बताइए, राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं 2024 में, अमेठी में क्या संभावनाएं नजर आती हैं? किस तरह की फाइट की आप संभावना देख रहे हैं? हर्ष जी, पहले तो सर्वप्रथम आपको आपके अपने चैनल पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और देखिए, अमेठी के बारे में जहां तक अभी तक का आकलन है, माननीय राहुल गांधी जी पिछली बार जब चुनाव लड़े तो लगभग 44% वोट उनको मिला 2019 में, और 50% के आसपास माननीय मंत्री जी को, स्मृति जी को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी जब यहां से और वायनाड जाते हैं तो सबसे पहले वो उत्तर भारत के राजनीति पर, यानी कि जहां से उनके 3 पीढ़ियों की जड़ जुड़ी हुई थी, लोगों का हृदय जुड़ा हुआ था, वो रायबरेली और अमेठी की सीट से फिरोज गांधी जी, संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और अब राहुल गांधी जी, इतने लोगों को इस दो संसदीय सीट ने, इस बीच में कैप्टन सतीश शर्मा भी आए, तो इन लोगों को संसद भेजने का काम वहां की जनता ने किया था। और वहां की जनता का जो अपमान वहां साउथ में जाकर उन्होंने किया कि वहां की राजनीति हमको समझ में नहीं आती है, वहां के लोग, अब कहने का मतलब उनका वो शाब्दिक जो है कि बेवकूफ होते हैं, यही कहा उन्होंने। बाकी तो नहीं, वहां उन्होंने जाकर जो उन्होंने उन्होंने सीधे सीधे यही कहा था कि उत्तर भारत के सीधे लोगों सीधे को कहा, पॉलिटिकल सेंस नहीं है। सेंस नहीं, तो मैं तो वही कर रहा हूं कि बेवकूफ कहा उन लोगों ने। तो इतने लोगों को जो जिताकर भेजता रहा, तो वो सेंटिमेंट जो जुड़ा हुआ है, वो सेंटिमेंट थोड़ा सा वहां के लोगों का इन लोगों से अब दूर हुआ है। राहुल गांधी जी 5 साल चुनाव हारने के बाद अमेठी का रुख नहीं करते हैं। सोनिया गांधी जी का भी यही आलम है, 1-2 बार आई हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी 2014 में चुनाव हारने के बाद क्षेत्र नहीं छोड़ा, वहां के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए लड़ती रही। बहुत दिन से समस्या पुरानी थी, रायबरेली से वाराणसी दोहरीकरण रेल का, ये लोग नहीं करा पाए थे, तो उसका उन्होंने वो किया। वहां पर एक भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट कैंपस खुलवाया। तो इस तरीके के कुछ काम जो है, चाहे शिक्षा से हो या रेलवे का ये जो दिक्कत हो रही थी, ये काम हम करने का जो उनका था, तो स्मृति जी थोड़ा सा इसमें मुखर दिखी। राहुल गांधी जी थोड़े से सेंटिमेंट को हर्ट करके जनता से दूर हुए हैं। लड़ाई अब बहुत कठिन हो गई है राहुल गांधी जी के लिए। कैसे जी हर्ष जी, कठिन कैसे होगी, क्या मतलब? केवल कठिन का मतलब यह है, केवल इसी देखिए, वजह से कि वो वायनाड चले गए, कैसे? नहीं नहीं नहीं, वायनाड जाना, देखिए, दो, एक मैंने कहा ना कि इतनी पीढ़ियों की राजनीति जो लोग वहां से करते आए, तो एक तरह से अमेठी के जो भी विधानसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के लोग थे, उनका एक जुड़ाव हो गया था कि ये हमारे गार्जियन हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम भारत के एक बड़े परिवार के लोग ये हैं, जो हमेशा भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। इनको हम सदन पहुंचाते हैं और इनको हम संसद पहुंचाते हैं। मगर
जो यहाँ की जनता से उनका जो बिछोह हुआ है, वो एक पहली बार इतने दिनों के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो आत्मिक लगाव था उससे दूर हुए हैं। अब वो एक राजनीतिज्ञ की तरह आएंगे। अब वो सेंटीमेंट जो पहले वाला था, वो सेंटीमेंट अब कम होता नजर आ रहा है। भावनाओं का, देखिए राजनीति भी एक तरह से मैं कहूंगा कि परसेप्शन की चीज है। परसेप्शन सेट करके आदमी चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम कर रही है, आज पूरा विश्व देख रहा है कि क्या करना है, कैसे कर रहे हैं, हम कहां के आगे की माननीय मोदी जी सोच रहे हैं। और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य स्मृति ईरानी जी आज कहां से आकर कहां चुनाव लड़ी और उन्होंने डिफीट दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक परसेप्शन सेट करने में वो आगे रही राहुल जी से कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और मैं खुद आपके लिए मैं यहां पर रहूंगी। इन लोगों ने जो किया है, जैसे दो चार इन लोगों के काम थे, मालविका स्टील बहुत बढ़िया चल रही थी, वहां पर इन लोगों ने ही लगाया था। अमेठी में बहुत शानदार एक सेल का वो था, लेकिन यूपीए 2 में बंद हो गई वो। वहां के सारे कर्मचारी बेकार हो गए। इन लोगों ने खोलने की जहमत नहीं उठाई, इन लोगों ने बंद कर दिया। इधर कोई बहुत बड़े कल कारखाने उद्योग तो अमेठी में नहीं लगे, ये तो कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक आयुध कारखाना था वो भी लगभग मृतप्राय सा हो चुका था। उसको पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्मृति जी ने किया और एके सीरीज की राइफलें वहां बननी शुरू हुई हैं। तो देश में जो चीज आपने दिया उसको संजो कर नहीं रख पाए, वही वोट के साथ आप जोड़ लीजिए कि अमेठी की जनता ने आपको दिया, उसको सजो कर नहीं रख पाए। और पीछे हटने के बाद, ये बहुत ओछी राजनीति थी कि पीछे वायनाड जाने के बाद यहाँ के लोगों को मूर्ख बताना। जी। बिल्कुल आपने बात सही कही। और थोड़ा सा इसके पीछे की परिस्थिति मुझे ये भी रही कि 2014 का जब चुनाव राहुल गांधी जीत गए 1 लाख वोट से, जब कुमार विश्वास भी पहुंचे थे उनके सामने लड़ने के लिए वहां पर, और 4 कैंडिडेट थे मेरे ख्याल में, बसपा का कैंडिडेट भी वहां ताकत से लड़ रहा था, ठीक जी। है। तो 4 कैंडिडेट थे वहां पे। उसके बाद एक ये भी हुआ कि केंद्र में सरकार चली गई, 5 साल तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो गए, इसका भी प्रभाव पड़ता है, मेरा मानना है। हालांकि अमेठी और रायबरेली क्षेत्र के कई लोगों को, पत्रकार साथियों को मैं जानता हूं, उनसे मेरी बात होती है, उनका कहना है कि ये आज भी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में है। वो बात आपने सही कही कि साहब, गांधी परिवार की ये जो प्रॉपर्टी रहे हैं, एक तरह से एक निजी संपत्ति की तरह इन्होंने इसको इस्तेमाल किया, कभी इसकी परवाह नहीं की, केवल एक दोहन किया कि साहब आए, चुनाव जीते और दिल्ली चले गए, दिल्ली की राजनीति करते रहे। इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अमेठी में अब स्थिति ग्राउंड लेवल पर क्या नजर आती है। जैसे कि एक सर्वे आया था पिछले दिनों इंडिया टीवी का, उसमें यह कहा गया है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होता है अमेठी में, तो स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, राहुल गांधी जीत रहे हैं। देखिए, सर्वे का तो अलग अलग तरीके के सर्वे होते रहते हैं। सर्वे में कहीं पर किसी दल को कोई अपना सर्वे करने का जो तरीका, मैं किसी के सर्वे पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर एक जनता की जो राय है वहां पर लोग ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो मुझे कोई दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब लोकतंत्र की बात है, देखिए मैं रिजल्ट की घोषणा तो मैं कर नहीं सकता कि मैं ज्योतिषी हूं, मगर कंपटीशन स्मृति ईरानी जी हमेशा राहुल गांधी जी को टफ देंगी। जीत हार तो जनता के हाथ में है, मैं ये नहीं कह सकता हूं। स्मृति ईरानी जी पिछली बार 50,000 से लगभग चुनाव जीती थी, और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी इधर का रुख करेंगे, वैसे लोग चढ़ा दें। अब देखिए 7% वोट था इनका 2019 के चुनाव में, पूरे यूपी की मैं बात करूं तो 22 के चुनाव में आकर वो 2% के आसपास रह गया, वोट गिरा है। और यहाँ का उस स्थिति में होता है ये, जब उसी परिवार की प्रियंका वाड्रा जी यहाँ की इंचार्ज होती हैं। तो कांग्रेस का 89 के बाद से मोह भंग होता होता, सरकार गई 89 में, उसके बाद मोह भंग होता होता आज 2% पर आ गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, फिर से रिवाइव हो सकती है, लेकिन आज की परिस्थिति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फैक्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो सबके सुख दुख दोनों में खड़े रहते हैं, सबके साथ। पीछे कोरोना काल आया, पूरे देश ने देखा क्या स्थिति थी, लेकिन
उस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ, जैसे ही ठीक होते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कहां कहां का दौरा उन्होंने किया। वो सुबह, सोचिए कि इस तरीके का कर्मयोगी, हम लोग भाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते कह रहा हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलना सौभाग्य और परम सौभाग्य की बात है कि जो दिन अपना सुबह सो के उठने के बाद और सोने के पहले उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगाता है, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई भ्रष्टाचार की कोई इनके ऊपर छाप कहीं दूर दूर तक छाया नहीं पड़ सकती, कामों में कोई इनका वो नहीं कर सकता। तो कहां ये लोग लड़ेंगे? सुबह दिखते हैं बनारस में, शाम को अयोध्या में, रात में लखनऊ में मीटिंग करते हुए दिख जाते हैं। क्या स्थितियां होती हैं? नोएडा देखिए, यहाँ के कई मुख्यमंत्री नहीं गए। माननीय योगी जी नोएडा का 50 बार दौरा कर चुके, और यहाँ की जनता ने 37 सालों बाद रिकॉर्ड तोड़ा। तो उस कर्म योगी के हाथ में नेतृत्व है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आशीर्वचन है उत्तर प्रदेश की जनता को। मैं दो तीन उदाहरण के साथ ये बात करना चाहूंगा। देखिए, अभी 2019 का जो चुनाव लड़ा गया, आज ये इंडिया अलायंस बना हुआ है, लेकिन 2019 के चुनाव में तो तीसरे नंबर पर निर्दलीय था, कहीं दूर दूर तक नहीं था। समाजवादी पार्टी कभी वहां खड़ा नहीं करती थी प्रत्याशी। तो इसका प्रयोग तो ये कर चुके हैं रायबरेली और अमेठी में। वोट का परसेंटेज आप देखेंगे 3-4 चुनाव का, तो आपको दिख जाएगा वहां का विकास। मैं रायबरेली का एक विधानसभा सरेनी है, इधर का सलोन है, चाहे अमेठी है, इन विधानसभाओं में मैं कई चुनावों में मैं रहा हूं। सरेनी विधानसभा का मैं एक वाकया बताता हूं जो रायबरेली लोकसभा में पड़ता है। मैं गया था, हमारे एक प्रत्याशी के साथ हम लोग गए, तो हमने उनसे कहा कि हम लोग चल रहे हैं तो पूरे गांव का हम लोग एक वो करें कि किस चीज की परेशानी है गांव में। यहाँ पर हमेशा कांग्रेस का विधायक रहा है, कांग्रेस के एमपी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, मगर वहां पर सबसे ज्यादा, अब सोचिए, ना ऊसर है, ना बांगर है, ना कुछ है, वहां सबसे ज्यादा पानी की परेशानी। हर घर में हमने पानी की और बना, सबसे आश्चर्यजनक चीज थी कि वहां पानी की टंकी मौजूद थी। कांग्रेस की सरकारों ने और किसी सरकारों ने पानी, ये 17 के चुनाव की मैं बात बता रहा हूं, पानी पहुंचाने की वहां जहमत नहीं उठाई थी, जो खराब हो गया। अब इस चुनाव 22 के चुनाव में हर घर नल योजना से वही सब टंकियां काम कर रही हैं। पाइपलाइन चेंज हुआ है, जो टंकी खराब थी उसको गिरा के नया बनाया गया। ये चीजों को घर घर, अब पानी की दिक्कत तो खत्म हुई। हम लोग पहाड़ों पर तो ये लोग रहते नहीं थे, ये तो शानदार उपजाऊ जमीन है। तो ये स्थितियां कई जगह होती हैं कि जो अपने नेताओं से लोगों को दूर करती हैं। और आप यही बारामती में चले जाइए, विपक्ष का होने के नाते भी मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, शरद पवार साहब का। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, वो चीज यहां नहीं देखने को मिली। अब देखने को मिल रही है बनारस में, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र। आज वहां के लोग बम बम बोल रहे हैं, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में बम बम होता है, वैसे ही बनारस के लोग बम बम बोल रहे हैं। उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, हमारे माननीय मंत्री जी दो एक जो मंत्री बनाए गए हैं, बाकी यहाँ के लोगों को ना इतना जो है, अब देखिए एम्स इन लोगों ने वो किया, एम्स शानदार एम्स चल रहा है। गांधी परिवार ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसको सजो कर नहीं रख पाए। जिस तरीके से वहां के औद्योगिक चीजों को, उसी तरीके से अपने सीटों को ये लोग सजो के नहीं रख पाएंगे। जी। अच्छा, रायबरेली का आपने जिक्र कर ही दिया, रायबरेली पर ही मेरा अगला सवाल होने वाला था। वैसे तो जी। खबरें ये हैं कि शायद सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह बताई जाती है, उनकी उम्र का फैक्टर भी है, एक्टिविटीज भी कम हो गई हैं, आप जानते ही हैं। और दूसरा सा एक ये भी बताया जा रहा है कि कुछ फीडबैक इस तरह का भी मिल रहा है कि रायबरेली से एक बार लड़ेंगी भी तो हार जाएंगी। क्या फीडबैक है वहां से, रायबरेली से? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है, चूंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जो है वहां से चुनाव नहीं जीता है। गांधी परिवार की सीट रही है, मैंने पहले भी कहा, सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है लोगों का। अब हो सकता है कि ये जो इंडी अलायंस बना है, ये सोनिया जी को लास्ट में भेज दे, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट की, अंतिम चुनाव है, ये है, जो भी एक सेंटीमेंट दिखाया जाता है, उसमें क्या होगा मुझे नहीं पता। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के बल पर कमर कस रखा है इनको हराने के लिए।
और मुझे लग रहा है शायद पहली बार सोनिया जी यहां से भले ही आखिरी चुनाव बताकर लड़ें, इस बार चुनाव हारेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जो वहां के डेवलपमेंट का जिम्मा आपने संभाला है, वहां के लोगों के से टच में रहते हैं, जो काम करने की बात है योगी आदित्यनाथ जी की। हमारा 80 का 80 सीट जीतने का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य में हम रायबरेली भी जीतना सुनिश्चित करना चाहेंगे। रायबरेली से सुनिश्चित तो करना चाहेंगे, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो उत्तर प्रदेश में 17 में जो है क्या स्थितियां बन रही थी, कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, माननीय योगी जी का प्रादुर्भाव अचानक होता है। और आज हिंदुस्तान के लगभग सभी विपक्षी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं साउथ भी चाहे कहीं भी जाता रहता हूं, तो पॉलिटिकल होने के नाते वहां बात होती है कई दलों से के लोगों से, तो हर व्यक्ति, अन्य दलों के लोग भी कहते हैं कि काश हमारा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह होता। तो एक आपने भारतीय जनता बिहार पार्टी वाले तो में सबसे ज्यादा कहते हैं, बिहार के लोग तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि काश हमारे यहाँ। सबसे सबसे ज्यादा, जी जी जी, बिहार में मैं साउथ की बात कर रहा हूं जहां पर हमारी भाषा नहीं है, वहां हाँ। भी लोग कहते हैं। बिहार बंगाल मान लीजिए, वो तो कहता है कि किस तरीके से, देखिए कोई भी चीज कहीं से वो होती नहीं है अचानक। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेकंड लाइन तैयार कर रखा, चाहे अटल जी के समय देखिए, आज मोदी जी के समय देखिए। होता क्या है कि जब हमारे बड़े नेता रहते हैं तो संस्कारों में पली हुई पार्टी है ये, नीचे के लोग कुछ बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लेकिन ऊपर से जैसे ही वो मिलता है तो फिर वो एक ध्रुवतारे की तरह चमकना शुरू कर देते हैं। उसी का देखिए द्योतक हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और कहीं भी हमारे यहाँ पार्टी में प्रत्याशी की कोई कमी नहीं है इस समय। हमारे यहाँ कार्यकर्ता इतने हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक राम सकल राजभर जी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, मऊ के रहने वाले। वो खेतों में काम कर रहे थे, अचानक उनको फोन जाता है और ये आप राज्यसभा के लिए मनोनीत हो गए। उनका घर के लोग जाते हैं उनको बताने, उनको भी आश्चर्य नहीं होता है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं, मैं राज्यसभा के लिए मनोनीत हो गया। एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, उनको वहां सम्मान नहीं मिलता है कि भाई ये कौन सा आदमी है, इसको राज्यसभा कैसे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लोग, जिलाध्यक्ष महोदय जाकर उनका वहां पर एनओसी या जो भी कराना होता है, अचानक खेतों में काम करता हुआ आदमी आपको राज्यसभा में दिखता है, अभी भी वो हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मिरेकल्स करती रहती है, और वो हमेशा जो है एक बेहतर, वो कहते हैं ना कि जो कीचड़ में ही कमल खिलता है, मेरे पीछे देखिए कमल का फूल है, कीचड़ में खिलता है। तो ऐसे हमारे यहाँ कीचड़ से लोग निकाल कर और तराशे जाते हैं, और हमारे दल का और मतलब उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता में जहां भी वो लोग करते हैं, उनके साथ वो न्याय करने का काम करते हैं। तो एक अच्छा प्रत्याशी आपको दिखेगा। सर्वे हम लोगों का भी हुआ है, अंदरूनी आप जानते ही हैं कि सर्वे होता रहता है, उसमें जो चीजें आएंगी, किसको लड़ाया जाएगा, ये तो अब संसदीय बोर्ड तय करेगा। वैसे तो चर्चा तो यही है कि अदिति सिंह को इसी प्लान के तहत लाया गया था, जो अब भाजपा में आ चुकी है, भाजपा की विधायक बन चुकी है, पहले कांग्रेस की विधायक थी। देखिए, अदिति सिंह जी हमारे दल की आज विधायिका हैं, और बहुत ही कर्मठ वहां की ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, युवा हैं। वो अगर प्रत्याशी बने तो मुझे भी हर्ष होगा। मगर ये तो संसदीय दल तय करेगा, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर तय करेगा। मैं कहने की उसमें नहीं हूं, लेकिन अगर वो बने, क्योंकि उनकी 2 पीढ़ियों का, उनके पिता माननीय अखिलेश सिंह जी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, चाहे जिस दल से जुड़े रहे, अपने उन्होंने एक वजूद बनाकर रखा। और वही काम आज अदिति जी उसको आगे बढ़ा रही हैं, हमारे दल के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में उन्होंने मजबूती दी है। और वो इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रत्याशी बने तो मुझे हर्ष होगा। वैसे जो INDIA बना है, इसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनेंगे, तो अगर बात मैं करूं रायबरेली और अमेठी की, तो इसमें तो जो समीकरण पिछली बार बन चुके उससे ज्यादा समीकरण और कुछ बन नहीं सकता। ये समीकरण ऑलरेडी वहां टेस्टेड है। मतलब कोई प्रत्याशी नहीं था, जी जी, सीधे दो ही थे। 1-to-1 फाइट थी दोनों जगह पर ही, वहां जी प्रत्याशी बसपा के थे नहीं। और उससे पहले हम्म, 2014 में अमेठी से बसपा प्रत्याशी थे, उन्होंने धर्मेंद्र सिंह, क्या नाम था उनका, वो जी लड़े, जी 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 वो जी। चुनाव वहां से लड़े थे। तो वहां तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है दोनों सीटों पर। फर्क यही है कि अब इस बार का टेस्टिंग प्रत्याशी के रूप में किसे लाया जाता है। कुछ तो लोग चर्चा इस तरह की भी करते हैं कि शायद इस बार प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से।
प्रियंका गांधी लड़ेंगी या सोनिया गांधी लड़ेंगी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा वहां पे, या परिस्थिति वही रहेगी? देखिए, सोनिया जी लड़ेंगी तो मुझे लगता है कि उनके वोटों में कुछ मतलब वो इजाफा रहे कि वो एक कुछ सम्मानजनक वोट पा जाए। लेकिन प्रियंका गांधी लड़ेंगी, सॉरी सोनिया गांधी लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो वो सेंटिमेंट नहीं है उनके साथ जो प्रियंका सोनिया जी के वाला है। हार तो तय है उन लोगों की, क्योंकि जो आपने एनडीए अलायंस वाली बात की, एनडीए अलायंस का उत्तर प्रदेश में 2017 में देखिए किस तरीके से प्रयोग किया इन लोगों ने। दो लड़कों की जोड़ी मिली, वो खत्म हो गया। 19 में एक बेमेल गठबंधन बना, वो बेमेल था ही, गेस्ट हाउस कांड के बाद वो नहीं मिलना था लेकिन बना। तो ये इन लोगों ने ये देखा कि 17 के चुनाव में हम लोगों ने अलग अलग लड़ाई करके, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिला हम लोगों को। और वो भी था कि बसपा को अलग वोट मिला, सपा को अलग मिला, दोनों को जोड़ दिया जाता तो मिल जाता, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो रहा था। इन लोगों ने वो प्रयोग किया कि हम जुड़ जाते हैं तो ये वोट हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मगर ये दोनों चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव होता है, मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान से लेकर और लोकसभा तक के चुनाव अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीजों पर लड़े जाते हैं। और वही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, 15 सीट पर रोक दिया। चलिए 5 सीट जो थी आपकी वो 15 हो गई, बस इतना ही फर्क पड़ा दोनों को मिलने के बाद। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 पर आ गई, तब तो ये प्रयोग सफल था, और ये एनडीए अलायंस का जो प्रयोग था वो भी सफल हो सकता है। आज मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने छोड़ा है। और अब उत्तर प्रदेश की जनता भी जान गई है कि कहां जाना है, कैसे जाना है। बशर्ते जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसा पिछली बार की तरह हमेशा मेहनत करते रहते हैं और वोटों को लेकर वो पहुंचाते हैं। और हमारे जो देवतुल्य वोटर हैं, चूंकि अब तो कांग्रेस ने राक्षस कह ही दिया है उनको, लेकिन हम तो देवतुल्य ही कहते हैं, तो वो हमारे देवतुल्य जो है, जो वहां पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, वो स्थिति जो है हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, हम लोगों ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ और सरदार पटेल जी को कांग्रेस ने तो नेपथ्य में कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी की देखिए ना कोई प्रतिमा थी वहां पर, एक अंग्रेज की कर्तव्य पथ पर प्रतिमा लगी, वो भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया। पटेल साहब को भी, जो कि पहले प्रधानमंत्री होते होते रह गए थे गांधी जी की वजह से, गांधी जी ने उनको जबरदस्ती हटाया कि भाई नेहरू जी बनेंगे, उनको इन लोगों ने इग्नोर किया हुआ था। एक प्रतिमा बनाने के लिए हमने घर घर से लोहा इकट्ठा किया। लोहा इकट्ठा करना और प्रतिमा बनाना तो काम था, लेकिन उस लोहे से कितने लोग जुड़े, ये दूसरे दलों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज वही एक कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहां, मेरी माटी मेरा देश। हर गांव की मिट्टी, हर घर से चावल। अब चावल इकट्ठा कोई हम दान पात्र नहीं लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सब दरवाजे पर जा रहे हैं। ये कितना बड़ा जनसंपर्क अभियान है, जबकि 1-2 महीने का अभी महाजनसंपर्क अभियान खत्म हुआ है हमारा, और ये चालू हुआ है। अब सोचिए कि पूरे देश में अगर हम ये काम करते हैं, वहां की मिट्टी अगर ले आते हैं हम, तो मिट्टी तो गांव की हम कहीं से उठा लेंगे, लेकिन अगर हर घर से चावल ले आते हैं, कहते हैं कि एक मुट्ठी चावल मांगने एक कार्यकर्ता अगर जाता है तो उस घर से उसका भारतीय जनता पार्टी के कामों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उस परिवार का सामना होता है, और वहां का वो सेंटिमेंट जुड़ने का काम कितना बड़ा है, ये इंडिया अलायंस वालों ने सपने में भी नहीं सोचा था, और वो परिणति अब हो रही है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि 9 सालों में जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में, उसके खिलाफ एक परसेप्शन सेट करने की बात की गई। भागलपुर के दंगे हुए कांग्रेस के जमाने में, मुरादाबाद के दंगे हुए कांग्रेस के जमाने में, हैदराबाद के दंगे हुए कांग्रेस के जमाने में, सिखों का नरसंहार हुआ कांग्रेस के जमाने में। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भूल चुकी है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। उनको इन लोगों ने मणिपुर दिखाने का प्रयास किया। मणिपुर में जो हुआ निंदनीय हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे सबने उसको माना। और मैं तो कहता हूं कि अगर सजा हमारे आईपीसी में अगर वो हो जाए, न्यायिक व्यवस्था में, तो चौराहे पर लटका कर फांसी दे दी जाए उनको। मैं तो इसके पक्ष में हूं कि उन्होंने घृणित कार्य किया। मगर कांग्रेस के लोगों ने किस तरीके से जो है परसेप्शन सेट करने का काम किया। जोधपुर में किस तरीके से नृशंस हत्याएं हुई, एक नवजात और 4 लोगों को जिस तरीके से जलाया गया, एक महिला को रेप
करके नाबालिग को रेप किया, थाने में एफआईआर लिखाने गए, उसका रेप किया गया, उससे उसको इतर रखा। चलिए ठीक है, आपने इसको रेप की श्रेणी में लिया, वहां नृशंसता की श्रेणी में। बिहार में एक जगह है पश्चिमी चंपारण, वहां एक महिला को नंगे करके पूरा गांव घुमाया गया, उसके बाद उसके नंगे बदन को सरिया गर्म करके जलाया गया। दुमका में यही घटना हुई, महिला को निर्वस्त्र करके पूरा गांव घुमाया गया। दुमका में, गुमला में और रांची में ये घटनाएं हुई। ये तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ सबने देखा, लेकिन ये जो परसेप्शन सेट किया इन लोगों ने, उसमें ये खुद घिर गए। जनता सब होशियार है, क्योंकि सदन में इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव उसी के लिए पेश किया था। वो अविश्वास प्रस्ताव पर इन लोगों ने 5% भी नहीं बोला, पूरे विपक्ष ने मणिपुर पर नहीं बोला। आप दीजिए, सिर्फ एक रंजन गोगोई जी का, वो गोगोई साहब का जो है वो उनका बयान हटा दीजिए, सांसद जो वहां से जिन्होंने पेश किया था उनका पूरा भाषण हटा दीजिए, तो 5%, सॉरी गौरव गोगोई, 5% भी उन लोगों ने, किसी विपक्ष के लोगों ने उस पर नहीं बोला। और जब सुनने की बारी आई, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पूरी नहीं सुन सके, ये लोग वॉकआउट कर गए थे। मैंने एक चैनल है, उस पर मैंने कह दिया था, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वो चैनल चलता है, मैं अक्सर जाता रहता हूं, आप देखते हैं। मैंने उस पर कहा था, और ये मैंने कहा था कि आप देखिए, मैंने उसके एंकर प्रस्तोता से कहा था कि ये जिस दिन भी होगा विश्वास प्रस्ताव, आप देखिएगा कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी। मैं आपको भेज दूंगा वो क्लिप, मैंने जो कहा था, और वही हुआ। इनको देश की समस्याओं से लेना देना नहीं है। आज हिंदुस्तान में जर्मनी का मंत्री आकर यूपीआई से पेमेंट करता है, मिर्च खरीदने और ये लोग मिर्च खरीदने के लिए वो आज जो है, ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और उस व्यक्ति के जो विचार है, उस विचारों को देखिए, आज नहीं कल आप उसको जरूर दिखाएंगे अपने शो में कहीं, लेकिन वो चीज उस समय कितनी हंसी उड़ाई गई थी, कौन लेगा। और हमारे देश के बड़े भारी वित्त मंत्री थे, उन्होंने उड़ाया था उसमें तो यही कहा गया था कि सब्जी वाला ही कहा गया था कि सब्जी वाला कैसे यूपीआई से, गूगल पे से लेगा, कैसे लेगा। और आज एक करारा तमाचा वक्त ने दिया, और वक्त ने जो है दिखा दिया कि सब्जी ही खरीदता हुआ, वो भी दूसरे देश का जो है मंत्री। तो ये एक तरह से जो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो काम है, ये बड़े शांत गति से चलता जाता है, और बाद में जनता को दिखता है। कोरोना में देखिए वैक्सीन का किस तरीके से मजाक उड़ाया। हम बहुत दूर पहुंच गए, आप बहुत दूर पहुंच गए, आप पार्लियामेंट तक पहुंच गए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, आपने बसपा के बारे में कहा था पिछली बार जो अलायंस हुआ था, और आपने कहा था कि वो बिल्कुल भी एक नैसर्गिक अलायंस नहीं था, कुछ लोग उसे अवैध अलायंस कहते हैं, और उसमें तो कायदे से बसपा का ही फायदा हुआ था। बसपा की 10 सीटें हो गई थी, वो 0 से 10 पर पहुंच गई थी। अखिलेश जी की तो यही परिवार की जो प्राइवेट लिमिटेड है 4-5 सीटें, इन लोगों की तो यही थी। और इस बार के भी सर्वे यही कह रहे हैं कि अगर मायावती अलग हो रही है तो मायावती 0 हो रही है, और मायावती की जो सीट खत्म हो रही है वो बीजेपी में प्लस हो जा रही है। वही जो 2014 वाली स्थिति लगभग उत्तर प्रदेश के सर्वे जो बता रहे हैं वही आती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा इस स्थिति में कि जब इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जिसने अलग होने के बाद योगी जी के बारे में बड़ा बुरा कहा, मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, इनको वापस लेने की कोई ऐसी क्या जरूरत थी? चलिए 2 सीटें कम हो जाती, क्या होता? ओम प्रकाश राजभर कौन सा पूरे प्रदेश में फायदा करा देंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है हर्ष जी। भारतीय जनता पार्टी जब से एनडीए बना, तब से आप विचार करिए कि हमारे साथ श्रद्धेय अटल जी के जमाने से जॉर्ज फर्नांडिस साहब जब संयोजक थे, एनडीए के जितने दल थे, चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल, सबको समान रूप से लेकर हम लोग चले। 2014, 2019 चाहे किसी की 1 सीट हो, 1% वोट हो, उसका भी सम्मान किया गया। 303 सीट आने के बाद भी मंत्रालय उनको दिया गया, उनको सम्मान किया गया। उसी तो तरीके से जयललिता की पार्टी के साथ मोदी जी ने किया ऐसे ही। जी जी ऐसे ही किया। आज जैसे देखिए क्या होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा जो है, हमेशा एनडीए खत्म नहीं हुआ, एनडीए का कुनबा घटता रहा और बढ़ता रहा, ये जरूर हुआ। यूपीए का तो विसर्जन ही हो गया, एक तरह से कहिए यूपीए का विसर्जन हो गया। 18 तारीख का शायद दिन था, वो 8 या 18 तारीख का दिन था, बेंगलुरु में विसर्जन कर दिया इन लोगों ने।
लेकिन जो राजभर जी वाली आपने बात कही, राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में अमर सिंह जी की बात, वो हमारे दल के नहीं थे लेकिन हमेशा कहते थे कि किसी का शेर पढ़ते थे कि दुश्मनी ऐसी की जाए कि आंख मिलाने की जो है स्थिति बरकरार रहे। माननीय राजभर जी चाहे सपा में थे तो भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से कहा उन्होंने। मेरे पास कुछ ऐसे वीडियो हैं जो समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो समाजवादी पार्टी के लिए भी कहते थे। नहीं, उनकी तो प्रवृत्ति है, वो ऐसे ही कहते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। हम्म, मगर हम्म, देखिए वो एक उनकी पार्टी का जन्म ही एक बिरादरी के उस पर हुआ है कि भाई राजभर समाज के लोग जो है, तो उनके वजह से अगर हम दो सीटें, एक सीटें जीतने में कामयाब होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके राजभर समाज का भी अगर हमारे दल का अगर सांसद है तो वो तो देखेगा ना, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन से तो सीखेगा। अगर विपक्षी हो जाता है, एक दो सीट जीतने हारने से कुछ नहीं होता है, लेकिन विपक्ष का सांसद हो जाएगा तो उसके पास बहाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 80 की 80 सीटें जीतने का जो फार्मूला वो किया है। राजभर जी चलिए ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने बोला, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही उन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर जो है अपनाया, उस दिन के बाद वो शांत हो गए। कोई आ रही है, कोई बात नहीं आ रही है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। बताया जाता है कि आपका हद ये है, आप यहां रहेंगे, आपका सम्मान तो होगा लेकिन आप इस हद से बाहर नहीं जाएंगे। तो राजभर जी के साथ हम उन बिरादरी के लोगों का विकास नहीं रोकना चाहो, वैसे भी हम उत्तर प्रदेश में विकास नहीं रोकेंगे और न रोक रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां के स्थानीय सांसद होंगे वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास रोक दिया, हम नहीं करा पाए। वो बहाना हम नहीं बनने देना चाहते हैं और सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। इसलिए माननीय राजभर जी को हम साथ में रखे। और देखिए राजभर जी की बात छोड़िए, कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका कुछ 4 5 6 जिलों में ही प्रभाव है। ये भी देखिए 2 4 जिलों में भी प्रभाव, 38 जो दल बने हैं हमारे साथ आए हैं, हमने उनको भी लेने का काम किया है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके साथ आने पर उनका मनोबल बढ़ेगा, अपने लोगों के लिए वो कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा चरितार्थ हो रहा है, सबके प्रयासों के साथ। जी हर जी। चलिए, आज काफी लंबी बात होगी, पहली बार आप चैनल पर आए हैं और जी बातों जी बातों में कभी देखिए आधे घंटे से ज्यादा से हम डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल पर आते रहिए, समय निकालते रहिए समय समय पर, और जी हम एकदम। आपकी पार्टी के बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के पास रहते हैं, वो सब आप तक पहुंचाने की हम भी कोशिश करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।